अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीडियाट्रिक का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस। बेसिकली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेनली इनटू साइनोटिक हार्ट डिजीजेस एंड द एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में हम लोग जो है ना मेनली टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की बात करेंगे और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की बात करेंगे, ठीक है। और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में हम लोग बात करेंगे मेनली बीएसडी की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इनके अलावा भी जो है ना साइनोटिक और ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में ना और एग्जांपल्स आती है। तो जैसे कि हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज में आ जाता है ट्राइकास्पिड और पल्मोनरी एट्रेसिया, ट्रंकस आर्टरियोसिस, और ए साइनोटिक में ना एएसडी एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट, कॉम्प्टेशन ऑफ एओर्टा। लेकिन हमारे पास जो है ना अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, बीएसडी एंड द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग जो है ना उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करेंगे, ठीक है। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ना हमारे पास बहुत कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है। बेसिकली मोर देन 25% ऑफ ऑल द कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स में ना हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ रहा होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में बेसिकली होता है कि हमारे पास के एक होल बन जाता है जो लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट की, जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना उसमें एक होल बन जाता है। बेसिकली भी क्लोज ही नहीं होता, वो होल बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमें उसके सिम्टम्स पेश आ रहे होते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ब्लड शंट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रेस हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे सही से नहीं मिल सकती है, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। तो फिर हम लोग इसकी डिफरेंट कॉजेज देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शन देखते हैं कि जिनको बीएसटी है उनको हम पीडियाट्रिक में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। Ventricular septal defect refers to the hole in the septum that divides the ventricles of the heart. It is one of the most common congenital defects in the infants. जैसे मैंने को बताया कि more than 25% जो है ना all the congenital heart defects में ventricular septal defect आता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये होल जो है ना अलाउ करते हैं कि ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन पूरा ब्लड मिक्स हो जाए और फिर जो है ना ये अपने सिम्टम्स वगैरह दे रहा होता है। पीएचडी में क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास इसकी डिफरेंट साइजेस एंड लोकेशन है जो कि डिफरेंट सिम्टम्स और प्रोड्यूस करती है। फिर हम उसकी वजह से जो है ना ट्रीटमेंट अप्रोच कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ट्रीट करें। बेसिकली मैं आपको बताऊं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता क्या है हमारे पास। लेट सपोज ये एक हमारे पास हार्ट है, बॉक्स, आप कंसिडर कर लें इस बॉक्स को कि ये एक हार्ट है, ठीक है। ये मैंने इसके चैम्बर्स बना दिए, ये राइट साइड है लेट सपोज और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्लड होगा ना हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ये शंट होके चले जाएगा हमारे पास राइट साइड पे, राइट वेंट्रिकल पे। तो जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल पे ब्लड जो है ना एक्यूमुलेट होगा लेफ्ट साइड से आगे, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपको पता है कहाँ जाता है, ये हमारे पास जाता है पल्मोनरी एओर्टा में, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। फिर पल्मोनरी ट्रंक से जो है ना लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से जो है ना ऑक्सीजनेट होके फिर आता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और फिर एओर्टा से जाता है। लेकिन जब हमारे पास यहीं पर डिफेक्ट है और बार बार हमारे पास ब्लड जो है ना फ्लो कर रहा है लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम लोड हो रहा है, लेफ्ट साइड से भी ब्लड आ रहा है और ऊपर से वेनस रिटर्न भी आ रहा है जो राइट एट्रियम से आ रहा है। तो दोनों साइड से जो ना वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जब हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो जितना ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ रहा है ना, ये सब फिर जाहिर सी बात है इसने जाना कहाँ है, इसने पल्मोनरी एओर्टा में ही, पल्मोनरी आर्टरी में ही जाना है, पल्मोनरी ट्रंक में जाना है। जब पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा तो क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन।
ठीक है। ये हमारे पास क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये आपने पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है क्या है कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड होगी, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड है, जाना इसमें कहाँ है, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा तो वहां पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगी। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब लोग इसके आगे चलते हैं क्या कॉजेज हैं इसके। ठीक है, बेसिकली एग्जैक्ट कॉज जो है ना इसका कोई आज तक नहीं पता चल सका। कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, मैटरनल कंडीशंस या मैटरनल इन्फेक्शंस रहे हो ड्यूरिंग द नेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड, तो इस वजह से भी कॉज कर। कुछ कहते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन या एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो है ना इंक्रीज कर देते हैं बीएसटी का। बेसिकली बीएसडी को ना अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में ना हमारे पास मेम्ब्रेनस बीएसडी आ जाता है, मस्कुलर बीएसडी और सुपरक्रिस्टल बीएसडी। ये डिफरेंट लोकेशंस हैं बीएसडी के, बेसिकली कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट साइज के स्मॉल और रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है कि 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हमारे पास डिफेक्ट स्मॉलर है तो हम उसको कहेंगे स्मॉल और रिस्ट्रिक्टिव। अगर मॉडरेट है 0.5 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्ज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है बीएसडी की। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अब ये जो है ना हमने बात कही थी कि द बेसिस ऑफ साइज, इस डिफेक्ट की वजह से हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफेक्ट्स हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास हमने बात करी स्मॉल है, स्मॉल और रेस्ट्रिक्टिव हमारे पास बीएसडी है, तो बेसिकली क्या सिम्टम, या तो वो हमारे पास जो है ना कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, या एसिम्टोमेटिक पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें नहीं पता चलेगा एसिम्टोमेटिक पेशेंट होगा, या फिर हमारे पास अगर हम ऑन द एग्जामिनेशन हम लोग बचेगा पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा, पैन सिस्टोलिक मर्मर। ये आपने याद रखना है, अक्सर सिनेरियोस में ना कहा जाता है कि एक पेशेंट आया है, इन्फेंट है, वो पैन सिस्टोलिक मर्मर है, फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या देता आपने की पॉइंट उठाना होता है। वो की पॉइंट जो है ना बीएसडी के लिए क्या है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास मॉडरेट बीएसडी का पेशेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, टेकेपनिया, डिस्निया, फीडिंग डिफिकल्टीज, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। और अगर हमारे पास लार्ज बीएसडी का पेशेंट है वो हमें कैसे प्रेजेंट करेगा, स्वेटिंग होगी, इसको साइनोसिस होगी बेसिकली जो है ना हमारे पास, और जो स्टर्नम होगी वो बल्ज आउट कर रही होगी। जैसे कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब वो इतनी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इतनी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो हो रही होगी लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा ब्लड पंप करना है, ज्यादा ब्लड पंप करना है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई तो मतलब कि लोड जो है लंग्स का भी बढ़िया, लंग्स जल्दी जल्दी जो है ना ब्लड सर्कुलेट ऑक्सीजन करके वापस लेफ्ट एट्रियम में डाल रहा है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर वॉल्यूम का लोड बढ़ रहा है तो वहां पे भी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या होगा, स्टर्नम बल्ज आउट करना शुरू कर देगा। तो हमें किस केस में स्टर्नम बल्जिंग आउट मिलेगी, लार्ज बीएसडी में। ठीक है, कुछ सिवियर केसेस होते हैं ना बीएसडी के, वो हमारे पास कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का बता दिया, वो फर्दर आपको लीड कर दे कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की तरफ। अब हम डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे, बहुत मेन बात कि हमने डायग्नोज कैसे करना है। हम लोग कुछ टेस्ट कराते, चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम लोग चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में हम लोग को ऐसा क्या मिलेगा, जैसे मैंने हमको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था क्या होता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा, हमें कार्डियोमेगैली मिलेगी। कार्डियोमेगैली क्यों मिलेगी, मैंने कहा कि
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है। जो बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है मतलब कि कार्डियोमेगैली हो रही है, हार्ट का साइज बढ़ा। चेस्ट एक्सरे पे हम लोग क्या मिलेगा कि हमारे पास कार्डियोमेगैली मिलेगी हम लोग को। और जो मैंने आपको कहा था कि ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है तो हम लोग को पल्मोनरी वेस्कुलरिटी जो है ना वो इंक्रीज मिलेगी, पल्मोनरी वेस्कुलरिटी इंक्रीज मिलेगी चेस्ट एक्सरे में। ठीक है, फिर हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग करवाते हैं ईसीजी। ईसीजी करवाते हैं हम लोग। ईसीजी में हम लोगों को क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, बेसिकली ईसीजी में हम लोग को अगेन हम लोग को बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है, बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी हम लोग को। और क्या मिलेगा हम लोग को, जो पी वेव्स होंगी ना वो नॉच्ड मिलेंगी ईसीजी में, पी वेव्स नॉच्ड मिलेंगी। और या फिर हम लोग को ना पी पीवीएस भी मिल सकती है। और इसके अलावा एक और बात करें तो इसमें हम लोग को मिलेंगे एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं ना, जो लार्ज डिफेक्ट होंगे उसमें हम लोग को मिलेगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये आपने याद रखना है कि हमें ईसीजी में क्या फाइंडिंग मिलेंगी, बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पी वेव्स नॉच मिलेंगी, पीक मिलेंगे और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। ये हमने बात कर ली चेस्ट एक्सरे की और ईसीजी की। नेक्स्ट हम लोग जो है ना क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास जो है इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी में आपको पता है ना कि हम लोग क्या इकोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं, बेसिकली इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग जो है ना, हमें इकोकार्डियोग्राफी ये बताएगा कि क्या पोजीशन और साइज है बीएसटी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम लोग कार्डिक कैथेटराइजेशन भी कर रहे होते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन हमें बताएगा कि प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या डिफरेंट चैम्बर्स में। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं, डायग्नोसिस में हमने क्या 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 करना है। हमने कहा कि हम लोग जो है ना चेस्ट एक्सरे करेंगे। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगैली मिलेगी, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या करना है, ईसीजी करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ये करना है। इसमें हमें क्या मिलेगा, बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, पी वेव्स नॉच मिलेंगी, पीक मिलेंगी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। ठीक है, थर्डली हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रोग्राफी करनी है, इकोग्राफी करनी है। इकोग्राफी में बेसिकली क्या होगा कि हम लोग को जो है ना जो पोजीशन और साइज ऑफ वीएसटी है ना वो हम लोग को मिलेगा कि किस तरीके का पोजीशन क्या है वीएसटी की। जब हमने टाइप्स पढ़ी थी ना कि मस्कुलर है और ये सुप्राक्रिस्टल है, वो हमें पता चल जाएगा। और क्या साइज है उस डिफेक्ट का वो पता चलेगा इकोकार्डियोग्राफी से। ठीक है, उसके अलावा हम लोग करेंगे कार्डिक कैथेटराइजेशन। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग अपने पास ये लिख लीजिएगा कि कार्डिक कैथेटराइजेशन करते हैं हम लोग। कार्डिक कैथेटराइजेशन ना बेसिकली हमें प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना डिफरेंट चैम्बर्स में वो हम लोग को बताएगा। ठीक है, नेक्स्टली हम लोग बात कर लें बेसिकली हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के। हमने कह दिया कि क्लिनिकल फीचर्स की बात की, हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात करी, डायग्नोस भी कर लिया। अब ट्रीट कैसे करना है इसको, ट्रीटमेंट ऑप्शन में ना हमारे डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स। बेसिकली जिस तरीके का साइज और लोकेशन है ना तो हम उसके हिसाब से, और चाइल्ड की एज और ओवरऑल हेल्थ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट, तो हम लोग इसको दो कैटेगरी के इसमें तैयार करते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। अगर हम लोग मेडिकल की बात करें तो बेसिकली जो स्मॉल डिफेक्ट्स होंगे ना वो हमारे पास, वो तो हम उनको कहेंगे पेशेंट को कि वो स्मॉल डिफेक्ट्स जो है ना अपने आप ही विदाउट इसको किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्लोज होते हैं जो स्मॉल डिफेक्ट्स है। जो बेसिकली मेन एम क्या है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट का, कि हम लोग जो है ना सीसीएफ कार्डिक हार्ट फेलियर को जो है ना प्रिवेंट करें। ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो रहे थे। अगर जो है ना स्मॉल डिफेक्ट है तो वो तो अपने आप ही पेशेंट को रिएश्योर कर देंगे कि वो अपने आप ही बंद हो जाएगा 2 इयर्स ऑफ एज के अंदर। लेकिन अगर लार्ज बीएसटी है तो हम लोग को क्या काम है, अगर हमारे पास लार्ज बीएसटी है तो हमारा मसला ये है कि हम लार्ज बीएसडी को कैसे ट्रीट करें। लार्ज बीएसडी जो सिम्टम्स प्रोड्यूस ना करे उनको क्या प्रिवेंट करना है। लार्ज बीएसडी में सबसे ज्यादा क्या चांस होता है हमारे पास कि क्या हो सकता है, पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का चांस होता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे पास ये होगा। तो हमें जो है ना ये प्रिवेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट विल वी डू, हम क्या देंगे, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर क्या कह रहा है कि कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में होता क्या है ऐसा, बेसिकली वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है।
ठीक है, तो हम उस वॉल्यूम को जो है ना हम लोग को कम करना है, तो हम क्या देंगे वॉल्यूम को कम करने के लिए? डायूरेटिक्स देंगे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि डायूरेटिक्स देंगे। और हम लोग क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं डायूरेटिक्स के अलावा? हम लोग दे सकते हैं डिजॉक्सिन दे सकते हैं, क्योंकि लिवर भी तो अफेक्ट, वो हार्ट भी तो अफेक्ट हो रहा है ना, तो हम लोग डिजॉक्सिन देंगे। और आफ्टर रिडक्शन कुछ मेडिकेशन होती है, आफ्टर लोड रिडक्शन मेडिकेशन, वो भी दे सकते हैं। आफ्टर लोड रिडक्शन मेडिकेशंस होती हैं वो भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। बेसिकली सर्जिकल इंटरवेंशन उन उन पेशेंट्स के लिए करेंगे हम। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशन हम किन पेशेंट्स के लिए करेंगे? उन पेशेंट्स के लिए करेंगे जिनमें जो है ना हमने मेडिकल मैनेजमेंट कर लिया और वो कोई असर नहीं करी, कोई काम नहीं करी, तो हम लोग क्या करेंगे? उनमें उन पेशेंट्स में क्या इंडिकेशन है कि हम मेडिकल छोड़ के सर्जिकल कर लें? सीसीएफ कर एफ हमारे पास कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हमने इतना मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया फिर भी जो कार्डिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है ना वो हमारे पास ट्रीट ही नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करें? तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ जाएंगे। या फिर जो चाइल्ड जो है ना वो हमारे पास 2 साल से बड़ा है और उसका जो है ना पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ही बढ़ रहा है, इसमें भी हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। जिनमें पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रही है और एओर्टिक रिगर्जिटेशन डेवलपमेंट हो गया है, उनमें हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। क्या इंडिकेशन बताया मैंने आपको सर्जिकल की? ने कहा कि चाइल्ड जो है ना 2 साल से बड़ा है, 2 साल से बड़ा है और इसमें जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक्सीड कर गई है, बहुत सिस्टमिक सर्कुलेशन से ज्यादा हो गई है। और मैंने कहा कि कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर जो है ना डिस्पाइट गिविंग द मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर हमारे पास सुप्रा क्रिस्टल बीएसडी है जो मैंने आपको टाइप्स में बताया था। ठीक है, सुप्रा क्रिस्टल बीएसडी है हमारे पास। या फिर जो है ना कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन की जो है ना डेवलपमेंट हो गई है, एओर्टिक रिगर्जिटेट करने लगे, तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी देखते हैं कि बेसिकली सर्जिकल डिफेक्ट जो है ना हम लोग कैसे करेंगे। बेसिकली एक डिफेक्ट होता है ना, ये होल है, इसको हम लोग जो है ना हम लोग पैच लगा के जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रोस्थेटिक पैच लगा के ना इसको क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग द होल इन द वेंट्रिकल सेपरेट यूजिंग पैचेस और स्टिचेस लगा के इस होल को क्लोज करेंगे। ये सर्जरी जो है ना जनरल एनेस्थीसिया में होगी, जाहिर सी बात इतनी बड़ी और एडवांस में उसको हॉस्पिटल में रखेंगे। ठीक है, ये एक नई टेक्निक आई है कैथेटर बेस इंटरवेंशन की भी सर्जिकली रिपेयर में, लेकिन ये बस ये कह रही है कि ऑल्टरनेटिव जो हम पैच लगा रहे हैं ना तो उसकी जगह हम लोग नई रिसर्च के मुताबिक कैथेटर बेस इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं जो मिनिमली इन्वेसिव है। मिनिमली इन्वेसिव है ये हमारे पास, और कैथेटर लगाते हैं ब्लड वेसल में जो कि फिर वो हार्ट कनेक्ट करता है। यह कैथेटर जो है ना क्लोजर डिवाइस को जो है ना क्लोजर डिवाइस डिलीवर्स अ क्लोजर डिवाइस दैट सील्स द वीएसडी। ठीक है, मेनली हमने ये याद रखना है कि आपके बुक्स में ये मेंशन है कि प्राइमरी क्लोजर करेंगे आप पैचेस एंड स्टिचेस लगा के। अकॉर्डिंग टू परवेज अकबर जो पीडियाट्रिक की बुक है उसमें ये मेंशन है कि यूजिंग पैचेस एंड स्टिचेस लगा के आप सर्जिकल रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ना तो मेजरली हमने कहा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है जो कि हो रहा है, रिकरेंट आरटीआई होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होगा, इजनमेंगर सिंड्रोम। अब इजनमेंगर सिंड्रोम ना बेसिकली क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट सपोज ये हमारे पास हार्ट है, ऐसे सपोज करने को कह रही हूँ, ये हार्ट तो है नहीं बॉक्स पे, तो ये हमारे पास हार्ट, जब मैंने आपको कहा था कि ये डिफेक्ट है हमारे पास, एक स्मॉल डिफेक्ट है यहाँ बीएसडी में। लेट्स बीएसडी का एक डिफेक्ट था। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड थी ना हमारे पास और ये राइट साइड थी, तो लेफ्ट टू राइट ना शंट होके बीएसडी से जा रहा था हमारे पास राइट की तरफ। एक वक्त ऐसा आएगा, मतलब कि कब से इफेक्ट जो है ना, अब ब्लड शंटिंग शंटिंग हो जा रही है इसकी राइट लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में, अब ये भी ओवरलोड हो गया है।
अब ये जो पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा था अब वहां पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पे भी ना सही वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो गई है, और ना अब वो भी बेचारा क्या करे मतलब पल्मोनरी आर्टरी कितना ट्रंक लेके जाए ब्लड ना, तो ओवरलोड हो रहा है। अब ये जो लेफ्ट से राइट शंटिंग हो रही थी ना, अब एक वक्त आएगा कि तो भाई अभी ब्लड जहां भी नहीं जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में भी नहीं जा रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसमें ना रिवर्स शंटिंग होना शुरू हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट शंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले क्या था हमारे पास, क्या हो रहा था वीएसडी में लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही थी, लेकिन और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड होता जाएगा, तो हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ द ब्लड होना शुरू हो जाएगी। इसको वो कहते हैं कि इजनमेंगर सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, अब इसकी प्रोग्नोसिस जो है ना बेसिकली यही है कि हम लोग जो है ना नेचुरल कोर्स जो है ना इसका जितना बड़ा डिफेक्ट होगा ना उतना कम चांसेस है बगैर सर्जरी के कि वो ठीक हो सके। लेकिन 30 to 50% जो है ना स्मॉल डिफेक्ट है वो खुद ही बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बंदा गुजार सकता है, लेकिन अगर सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाए। ये एक पूरा कंक्लूजन था हमारे पास। एक मैं ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ। हमने किसकी बात करी, बीएसडी की बात करी हम लोगों ने। बेसिकली बीएसडी के बारे में अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट साइज और लोकेशन के हिसाब से इसको भी क्लासिफाई करते हैं, और मॉडरेट एंड लार्ज डिफेक्ट्स में, और इसी तरह मेम्ब्रेनस मस्कुलर और द लोकेशन के हिसाब से सुप्रा क्रिस्टल में। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हमने कहा कि चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसके अलावा हमने कहा ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, और हमने कहा कि हम क्या करवाएंगे, हमने कहा कार्डिक कैथेटराइजेशन कराएंगे। इसकी बेसिस पे ना हम डिफाइन करेंगे, बेसिकली बी डायग्नोज कर लेंगे कि बीएसटी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ना मेडिकल हमारे पास ऑप्शन था और सर्जिकल था। मेडिकल में ना हम लोग कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को प्रिवेंट करेंगे, अगर स्मॉल डिफेक्ट होगा स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा, कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लार्ज डिफेक्ट है ना तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को प्रिवेंट करेंगे बाय गिविंग डायूरेटिक्स, डिजॉक्सिन एंड आफ्टर लोड रिडक्शन मेडिकेशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में ना क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक पैच लगा के ना इसको बंद कर देते हैं उस डिफेक्ट। ठीक है, थैंक्स। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।